नमस्कार दोस्तों। आज अपन कल वाले टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक लेकर के फिर तैयार हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। अभी आप पढ़ रहे थे कल वाली क्लास में, कार्बन के जो अप्रूव थे उनके बारे में पढ़ा था आपने। इससे पहले जो आपने बातें पढ़ी थी दोस्तों, वो पढ़ी थी कार्बन के जो सामान्य, जो उसके श्रृंखलन का जो गुण होता है, तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी के यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कार्बन के जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं, तो उनमें सबसे पहला यौगिक है दोस्तों कौन सा? CH4, जिसको आप कहते हैं मैथेन। क्या कहते हैं? मैथेन। तो इस मैथेन के बारे में बहुत सारी बातें परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो मैथेन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये कार्बन का यौगिक है, मैथेन है, और इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखने की, जो मैथेन है वो कीचड़ के अंदर, कीचड़ व दलदल के अंदर बनने वाली गैस है, बनने वाली गैस है दोस्तों। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, दलदल और कीचड़ से बनने वाली गैस कौन सी है? CH4 है, मेथेन है। तो मेथेन का निर्माण होता है दोस्तों जहां कूड़ा करकट, कीचड़ आदि रहता है ना, वहां पर किसका निर्माण होता है? मेथेन का निर्माण होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये जो गैस होती है इसको आप कहते हैं मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदल और कीचड़ से प्राप्त होने वाली गैस है, इसलिए। और क्या बातें याद रखनी है दोस्तों इसकी, और आपको ध्यान रखना है, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशु इसी गैस का उत्सर्जन करते हैं, इसी गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? मार्स गैस का, मेथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। और आपको क्या याद रखना इस गैस के बारे में? यह CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है, का प्रमुख घटक है, का प्रमुख घटक है। कौन सी गैस का प्रमुख घटक है दोस्तों? मार्स गैस का प्रमुख घटक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे आपको ध्यान रखना है, और क्या ध्यान में रखना है, और क्या बातें पढ़नी है? यह चावल के खेतों में, चावल के खेतों में बनने वाली गैस है, चावल के खेतों में बनने वाली गैस है दोस्तों। चावल के खेतों में जहां पानी भरा रहता है वहां पर बनने वाली गैस है दोस्तों। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? और आपको ध्यान रखना है, यह चावल के खेतों में बनने वाली गैस है, CNG का प्रमुख घटक है, पशुओं की जुगाली के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली प्रमुख गैस है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, दलदल और कीचड़ में बनने वाली गैस है। और दोस्तों ध्यान में रखना, यह है गोबर गैस का भी प्रमुख घटक है, यह गोबर गैस का भी प्रमुख घटक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाली बातें हुई किसकी बताओ? मेथेन की। और एक बात जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, यह है एल्केन श्रेणी का प्रथम, एल्केन श्रेणी का दोस्तों प्रथम सदस्य माना गया है। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना गया है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मेथेन की
कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? तो पहली बात है यह है कीचड़ व दलदल के अंदर बनने वाली गैस है। जहां भी कीचड़ भरा रहता है, दलदल रहता है, पानी जहां बड़ा भरा रहता है, उसके अंदर बनने वाली ये गैस है। इसलिए इसको दोस्तों कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। पशु जब जुगाली करते हैं तो जुगाली के दौरान उत्सर्जित करने वाली गैस है। इसके अलावा सीएनजी का क्या है? ये प्रमुख घटक है दोस्तों। और ये चावल के खेतों में बनने वाली गैस भी है। और यह गोबर गैस का भी क्या है दोस्तों? प्रमुख घटक है। यह एल्केन श्रेणी का क्या माना गया है? प्रथम सदस्य माना गया है। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी, किसकी? CH4 की, मेथेन की बातें याद रखनी है। नेक्स्ट अगला यौगिक है दोस्तों, नेक्स्ट यौगिक है HCOOH। HCOOH कौन सा यौगिक है? HCOOH। इसको आपको याद रखना है, HCOOH। और ये है कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक अम्ल कहेंगे इसको। और इसका नाम है दोस्तों फार्मिक अम्ल, या इसको बोलेंगे आप मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल इसका ये भी नाम होगा, मेथेनोइक अम्ल भी कहेंगे। और जब आपको ध्यान रखना है, जब किसी श्रृंखला में, जब किसी कार्बन की श्रृंखला में COOH समूह जुड़ जाए, समूह जुड़ जाए तो वह कार्बनिक अम्ल की श्रेणी में आता है। वह किस श्रेणी में आता है दोस्तों? कार्बनिक अम्ल की श्रेणी में आता है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको COOH समूह जुड़े श्रृंखला के अंदर कोई भी कार्बन की श्रृंखला हो और उसके अंदर COOH समूह दिखे आपको, तो आप समझेंगे कि वो एक प्रकार का कैसा अम्ल है? वो कार्बनिक अम्ल है। जैसे ये यहाँ पे COOH समूह आया है तो ये कार्बनिक अम्ल है, और अम्ल श्रेणी का, कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का ये प्रथम सदस्य है और पहला अम्ल है ये, एक कार्बन वाला। और इसका नाम है, रूढ़ नाम है फार्मिक अम्ल, और इसे कहते हैं दोस्तों कौन सा? मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, जब श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में COOH समूह जुड़ेगा, अगर कार्बन का समूह है, कोई भी समूह, कोई एल्किल समूह है, अगर COOH से जुड़ जाएगा तो किसका गठन हो जाएगा? अम्लों का गठन हो जाएगा। जैसे इसके बारे में आपको और एग्जांपल से समझाऊं दोस्तों, जैसे इसके बारे में आप समझेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए COOH के साथ CH3 जुड़ गया तो ये बन गया एसिटिक अम्ल, 2 कार्बन वाला एसिटिक अम्ल। एक कार्बन वाला आपने पढ़ा था अभी, COOH एक कार्बन, और इसकी एक संयोजकता किससे पूरी हो जाएगी? H से। तो ये दोस्तों कौन सा था? फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल था? फार्मिक अम्ल। और जब 2 कार्बन आएंगे तो एसिटिक एथेनोइक अम्ल। और अगर आपके पास 3 कार्बन आ जाएंगे तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। और अगर इसके पास 4 कार्बन आ जाएंगे, अगर इसके पास कितने कार्बन आ जाएंगे? 4 कार्बन आ जाएंगे, तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से आगे ये श्रृंखलाएं आगे बढ़ती जाएंगी और अलग अलग कार्बनिक यौगिक बनते जाएंगे। तो इन श्रृंखलाओं के अंदर, इन यौगिकों में देख रहे हो आप, कौन सा समूह जुड़ रहा है? COOH समूह जुड़ रहा है। और जब COOH समूह जुड़ेगा तो वो कौन सी श्रेणी का यौगिक होगा? वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का यौगिक होगा। वो कौन सी श्रेणी का यौगिक होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी का यौगिक होगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का यौगिक होगा, जिसमें दोस्तों कौन सा समूह जुड़ा हुआ रहेगा? COOH समूह जुड़ा हुआ
रहेगा। तो जब भी आपको कार्बन की श्रृंखला में COOH समूह दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि वो अम्ल है, और वो कौन सा अम्ल है, वो कार्बोनिक अम्ल है। और कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि कौन सा यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो अलग अलग समूह है और उनके अलग अलग प्रकार के यौगिक बनते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, कार्बनिक अम्ल है। और अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं इनमें कौन सा, फार्मिक अम्ल। प्रथम श्रेणी का जो यौगिक है वो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे थे फार्मिक अम्ल के बारे में, जिसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। अब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इसके बारे में, पहली बात इसकी यह है कार्बोक्सिलिक श्रेणी का, कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का, कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, यह कीट आदि के डंक में पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू, चींटी आदि आदि के डंक में पाया जाता है। इनके काटने पर, इनके काटने पर दर्द व जलन महसूस होने का कारण फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। ये लाइन कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है, ये इसकी मोस्ट लाइन है दोस्तों, ध्यान में रखना। कि आपसे पूछा जाए कि जो कीट वर्ग के जीव हैं जो डंक रखते हैं, जो डंक के द्वारा काटते हैं, जैसे मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू, चींटी आदि, इनके डंक में कौन सा अम्ल रहता है जिसकी वजह से जब वो ये काटते हैं तो दर्द और जलन महसूस होती है। तो इनके डंक में कौन सा अम्ल रहता है दोस्तों, फार्मिक अम्ल रहता है, मेथेनोइक अम्ल रहता है। अगली बात आपको ध्यान में रखना, इस अम्ल को सर्वप्रथम, इस अम्ल को सर्वप्रथम फार्माइका, इस अम्ल को सर्वप्रथम फार्माइका नामक चींटियों के डंक से प्राप्त किया गया था, किया गया था। अतः इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रखा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कौन कौन सी बातें हैं, देखो इसका सूत्र होता है HCOOH। अगर आपसे सूत्र पूछता है तो HCOOH। कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम अम्ल कौन सा है तो आप बताएंगे फार्मिक अम्ल। तो इसका रूढ़ नाम क्या है तो आप बताएंगे फार्मिक अम्ल। और इसका IUPAC नेम क्या है तो आप बताएंगे मेथेनोइक अम्ल। अब इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहले इसको फार्माइका नामक चींटियों के डंक से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया था, फार्मिक अम्ल रखा गया था। और आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी कार्बन की श्रृंखला के जो भी यौगिक बनेंगे, अगर उनमें COOH समूह आपको दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी का यौगिक माना जाएगा, वो अम्ल समूह की श्रेणी का यौगिक माना जाएगा।
ये कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य, जैसे अभी आपको मैंने समझाया था, कीट आदि के डंक में पाया जाता है और इनके सबके काटने से दर्द और जलन महसूस होने का कारण कौन सा अम्ल है दोस्तों? फार्मिक अम्ल है। तो ये सारी बातें इसके बारे में ध्यान में रखनी है। तो ये हुआ आपका दूसरा कार्बनिक यौगिक। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट यौगिक पे, अगला जो यौगिक है उस पे चलते हैं अपन दोस्तों। तो आगे चल रहे हैं अपन नेक्स्ट, तीसरा यौगिक है, देखो आपने पढ़ा पहला कार्बनिक यौगिक HCOH, तो दूसरा है CH3COOH और इसका नाम होता है दोस्तों, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इसका क्या नाम है? और इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो दोस्तों आप देख रहे हैं क्या है? COOH, CH3COOH। 2 कार्बन वाला कार्बोलिक अम्ल, कार्बन श्रेणी का कार्बोक्सिलिक श्रेणी का दूसरा सदस्य है ये, जिसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। ये इसका रूट नाम IPAC नेम है एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन होंगे तो एथेन, और इसीलिए ये COO समूह जुड़ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आता है IPAC नेम है ओइक, तो इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता दोस्तों आपको याद रखना है, यह है मुरब्बा व अचार बनाने में प्रयुक्त होता है। यह मुरब्बा व अचार बनाने में प्रयुक्त होता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि मुरब्बा व अचार बनाने के अंदर कौन सा अम्ल काम आता है, तो आपको ध्यान में रखना है अचार और मुरब्बा बनाने में कौन सा आता है, आप बताएंगे एसिटिक अम्ल काम में आता है। दूसरा, 4% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को 4% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका एसिटिक अम्ल कहा गया है। एसिटिक अम्ल कहा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि सिरका एसिटिक अम्ल किसके द्वारा बनाया जाता है? एसिटिक अम्ल के द्वारा। इसका जलीय विलयन कितना % लिया जाता है? 4% जलीय विलयन को आप क्या बोलेंगे? सिरका एसिटिक अम्ल कहते हैं। और इसका यूज दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आप ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि अचार और मुरब्बा बनाने में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, खाने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो वो होता है एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो आप ये बात भी याद रखना, इसका उपयोग सिरके के रूप में खाने में किया जाता है। कैसे? जैसा आप ऊपर पढ़ चुके हो, क्या बना करके? अचार और मुरब्बा बना करके। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना, सूत्र CH3COOH, इसका रूट नाम CH3 वो एसिटिक अम्ल, IPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। यूज क्या है? ये अचार और मुरब्बा बनाने में प्रयुक्त होता है। इसका 4% जलीय विलयन होता है, उसका नाम होता है सिरका एसिटिक अम्ल। और इसका उपयोग सिरका बनाने में, खाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वाली बात हुई एसिटिक अम्ल की। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट यौगिक पे। तो अगला यौगिक है दोस्तों, अगला यौगिक है आपके सामने। तो अगला यौगिक है आज का चौथा यौगिक। पहला आपने पढ़ा मेथेन, दूसरा आपने पढ़ा फार्मिक अम्ल, तीसरा पढ़ा आपने एसिटिक अम्ल। अब चौथा आप क्या पढ़ेंगे? इससे पहले आप एक चीज समझना, अब आप पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे?
अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल समूह है, अल्कोहल समूह है। तो दोस्तों अल्कोहल समूह कौन सा होता है? जब OH समूह जुड़ जाए श्रृंखला में, कौन सा समूह जुड़ जाए? OH समूह जुड़ जाए तो वो अल्कोहल समूह माना जाता है। और उसका आईपीएसी नेम ओल लिख करके, ओल लिख करके उसका आईपीएसी नेम लिखते हैं और इसे कहते हैं अल्कोहल समूह। अगर किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो क्या माना जाता है? अल्कोहल का, अल्कोहल से संबंधित यौगिक माना जाता है, उसे अल्कोहलिक यौगिक कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जब किसी कार्बन की श्रृंखला में OH समूह जुड़ जाता है तो वह अल्कोहलिक यौगिक, अल्कोहलिक कार्बनिक यौगिक माना जाता है। जैसे पहला यौगिक है, प्रथम सदस्य है ये वाला, जिसको बोलते हैं मेथेनॉल। जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मेथेनॉल। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, आईपीएसी जब नाम लिखेंगे तो कौन सा शब्द जुड़ेगा? ओल शब्द जुड़ेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। जब भी इनका आईपीएसी नाम लिखोगे तो पहले श्रृंखला आएगी और फिर उसके बाद में इनके नाम के अंत में ओल शब्द आएगा, तो इसको बोलेंगे मेथेनॉल। इसी प्रकार से दूसरा है एथेनॉल, 2 कार्बन वाला एथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एथेनॉल। इसी प्रकार से 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाले को देखेंगे, CH3 CH2 COOH, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से 4 कार्बन वाले को देखोगे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग यौगिक बनते जाएंगे। इसका नाम होगा दोस्तों ब्यूटेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनॉल। तो जैसा आप देख रहे हैं श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ेगी अलग अलग अल्कोहलिक यौगिक बनते जाएंगे। तो ये सारे कौन से यौगिक हैं? ये अल्कोहल से संबंधित यौगिक हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब दोस्तों आपको पढ़ना है इन 2 के बारे में, एक ये याद रखना और एक ये, इनकी विशेषताएं भी आपसे पूछता है। तो आगे अपन चलते हैं, आगे वाले चैप्टर में अपन देखते हैं कि जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल इसकी क्या क्या और प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका सूत्र आप याद रखेंगे CH3OH, और इसे क्या कहते हैं? इसका और नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं, मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसे मेथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और क्या कहते हैं? इसे कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया
गया था, इसलिए। और क्या याद रखेंगे दोस्तों, इसे जहरीली शराब, इसे कौन सी शराब, जहरीली शराब भी कहते हैं, भी कहते हैं, क्योंकि इसके सेवन से स्थायी अंधापन व विष के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, जहरीली शराब भी कहते हैं। और ये वाली लाइन यहाँ पर सबसे मोस्ट है, इसके बारे में जो सबसे खास प्रश्न बनता है वो यही बनता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में दोस्तों, इसको मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल के नामों से जाना जाता है। इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। कास्ट स्पिरिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन से तैयार किया गया था, गीली लकड़ी के द्वारा इसको तैयार किया गया था सबसे पहले, इसलिए इसको कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहते हैं, इसे जहरीली शराब भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके सेवन से आदमी में स्थायी रूप से क्या जाता है, अंधापन आ जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कई बार आप सुनते हो रेडियो, टीवी के अंदर, अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं कि जहरीली शराब के पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये कौन सी शराब है दोस्तों, जहरीली शराब है। तो इसके यूज से, सेवन से आदमी की विषैलेपन के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए कहते हैं इसको जहरीली शराब। नेक्स्ट आगे वाले यौगिक कौन से हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अपन, अगले यौगिक पे चलते हैं। अगला है मेथेनॉल, CH3CH2OH, इसका नाम होता है एथेनॉल। और क्या कहते हैं इसको, एथिल एल्कोहल। और क्या कहते हैं इसको, एथिल एल्कोहल। ये इसके दोस्तों क्या है, नाम है। इसको एथेनॉल या एथिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है, इसे यह सामान्य शराब कहलाती है, इसका उपयोग मादक पदार्थ व नशे के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों जो पीने योग्य शराब होती है वो कौन सी होती है, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। इसे पीने योग्य शराब भी कहते हैं। कौन सी शराब कहते हैं दोस्तों, इसको पीने योग्य शराब कहते हैं। जो शराब पीने में काम आती है वो कौन सी होती है, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल होती है। और याद क्या रखेंगे इसको, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से तैयार किया जाता है।
तो ये वाली बातें इसके बारे में आपको याद रखनी है दोस्तों। इसका सूत्र CH3CH2OH होता है, एथेनॉल एथिल अल्कोहल इसका नाम होता है। ये एक सामान्य शराब के रूप में जानी जाती है, जिसका उपयोग मादक पदार्थ के रूप में, नशे के रूप में किया जाता है, जो पीने योग्य शराब कहलाती है। एक जहरीली शराब जो आप पढ़ चुके हो, मेथेनॉल को जहरीली शराब कहेंगे। ये सामान्य शराब है जिसका यूज नशे के रूप में, मादक पदार्थ के रूप में किया जाता है। और इसको तैयार किस विधि से किया जाता है? ग्लूकोज से। किसी भी प्रकार का जो जूस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है कई प्रकार के, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि, इनके किण्वन के द्वारा किसको तैयार करते हैं दोस्तों? शराब को तैयार करते हैं, एथेनॉल को तैयार करते हैं। और ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। तो ये बात हुई किसकी? इसका एक यूज और होता है, इसका उपयोग घाव को साफ करने में भी किया जाता है। इसका उपयोग घाव को साफ करने में भी किया जाता है। ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो ये वहां आपका कौन सा यौगिक? एथेनॉल है ना, एथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों अगले यौगिक पे। तो अगला यौगिक कौन सा है? अगला यौगिक है दोस्तों HCHO। यह है दोस्तों कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड। इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। यह है फॉर्मेल्डिहाइड दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। ये है। अब आपको ये समझना है कि एल्डिहाइड क्या होता है। यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में CHO समूह जुड़ जाए तो वह एल्डिहाइड का यौगिक होता है। इनके IUPAC नाम के अंतर्गत एल शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों? एल शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का? एल शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड श्रेणी, एल्डिहाइड श्रेणी का ये प्रथम सदस्य है कौन? HCHO। अब आपको ध्यान में रखना है, ये तो आपको एक्स्ट्रा बातें याद रखनी है। अब इसकी और कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है? आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में दोस्तों, क्या याद रखना है? फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। दूसरी बात दोस्तों, इसका 40% जलीय विलयन तैयार करके
फॉर्मेलिन का घोल बनाते हैं, जिसका उपयोग मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयोगशाला में करते हैं, ये इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये जो यूज है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपका हुआ फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। जब CHO समूह जुड़ेगा तो आप समझ जाना दोस्तों एल्डिहाइड होगा, और इनके नाम के अंत में एल शब्द का प्रयोग होता है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड समूह का, एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है, और इसका 40% जलीय विलयन तैयार करके दोस्तों फॉर्मेलिन का घोल तैयार करते हैं, और जिसका यूज मृत जीवों को परिरक्षित करने के अंदर प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, बचे हुए जो शेष यौगिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।